हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर बाबाजी कोटावाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एससीवी का चैप्टर 2 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 10। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है अपने पास, वेक्टर ए, पहले इंक सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर, ए का क्या है 3 मीटर है और बी का 4 मीटर है। तो फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब इसका अगर हम डायग्राम बनाए, रफ डायग्राम अगर हम बना लें तो क्या हो जाएगा। ये अगर मान लेते हैं एक्स है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से एक है वेक्टर ए जो कि 3 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है और ये एंगल बना रहा है कितना 20 डिग्री। और एक है वेक्टर बी जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये कितना एंगल बना रहा है 110 डिग्री। तो अपने को निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ए क्या है 3 और बी क्या है 4 मीटर। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर। ए में स्क्वायर मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, 20 डिग्री होगा या 110 डिग्री होगा। थीटा होता क्या है, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हम निकाल सकते हैं काफी इजीली, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 डिग्री। तो ये टर्म तो हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या आ गया रूट अंडर 25 जो कि आ जाएगा 5। तो रिजल्टेंट 5 मीटर हो गया। एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले एंगल के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रही है ये, एक तरह से ये रिजल्टेंट आ गया आर जो कि अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। तो फॉर्मूला हमें पता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो अपने पास क्या है tan इनवर्स बी साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा 3, बी क्या है बी है 4, तो 4 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 इंटू 0 कॉस थीटा कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आ गया tan इनवर्स 4/3 जो कि होता है 53 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा 53 प्लस ये एंगल 53 है और ये 20 इसके साथ है ऑलरेडी एक्स एक्सिस से वेक्टर ए का। तो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट क्या क्या हो जाएगा 53 प्लस 20। बहुत से लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, फटाक से एंगल निकला 53, ऑप्शन में 53 पक्का रहेगा ही रहेगा। जो भी आंसर आपको गलती से आएगा ना वो आंसर तो ऑप्शन में रहता ही है, तो फट से मारेंगे एकदम हाँ आ गया 53, जहां आने चाहिए थे प्लस वहां पे -1 आ जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड हो गया 5। ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी सिमिलर है, इसके जैसा ही है और इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। ए और बी दो वेक्टर है जो कि 10 यूनिट का है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
मतलब कि कुछ इस तरह से बात यहाँ पे हो रही है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ से एक वेक्टर है जो कि वेक्टर ए है, ये बना रहा है कितना एंगल 30 डिग्री, और एक वेक्टर है बी जो कि एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अपने पास फिर फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे, अब आंसर तो आ ही जाएगा। तो आर इक्वल्स टू हम लोग को पता है क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30√3/2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं √3/2, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसका आंसर है √3/2 को, √3 को यहाँ पे रख सकते हैं 1.732, तो ये 2 जीरो है, यहाँ से कैंसिल होकर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि कैलकुलेशन है जो कि आपको अच्छे से आती है, तो आ जाता है 19.3 यूनिट। अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल की। तो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए का 10 बी का 10, तो दोनों के बीच में उसका रिजल्टेंट आएगा। और एंगल 30 है तो बीच का एंगल ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, और नीचे 30 है तो 45 हो गया। तो अल्फा अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए। तो अल्फा डायरेक्ट 30 प्लस 15 इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा। ये डायरेक्ट जो प्रैक्टिस से थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो ये आ जाएगा कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसका रिजल्टेंट जो होता है उसका बाइसेक्टर होता है, उसके बीच से आता है। या नहीं तो फिर फॉर्मूला में रखोगे तो आ ही जाएगा। तो फॉर्मूला में रख के एक बार बता दे रहा हूँ। तो अल्फा इक्वल्स टू 10 यूनिवर्स आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 10 प्लस 10 cos 30 डिग्री। ये होता है 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको रखेंगे तो आ जाता है 15 डिग्री के अप्रोक्सीमेट। तो ये आ गया, यहाँ इसको बीटा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बीटा क्या है, एंगल इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट जो कि है बीटा। तो ये आ गया 45 डिग्री, तो 15 हो गया, और ऑलरेडी 30 है तो 15 आ गया, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ है, आपको याद रहेगी तो फटाफट क्वेश्चन होगा, नहीं तो फिर तो मजदूरी करने की आदत है फालतू का, तो करते रहो, फिर क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ए बी एंड सी तीन वेक्टर है जिसका की मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है, जो कि एक्स एक्सिस से 45, 135 एंड 315 पे इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले फिजिक्स में एक चीज अच्छी बात क्या है कि आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, तो आधी चीजें डायग्राम से ही हो जाती है। थोड़ा सा डायग्राम सिस्टमेटिकली ड्रॉ करना चाहिए। तो पहला है 45 डिग्री, तो ये मान लेते हैं ए है 45 डिग्री पे। फिर बी है 135, 135 मतलब क्या हो गया 90 प्लस 45, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया बी। और फिर थर्ड है 315, मतलब 135 प्लस अगर हम 90 ऐड करते हैं तो कुछ सॉरी 180 ऐड करेंगे ना, तब आएगा ना 315, तो वो कुछ इस तरह से आ जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। मतलब ये एंगल जो है ये है 315 डिग्री का, और ये एंगल जो है ये है 135 डिग्री का।
तो 135 और 180 जब ऐड करते हैं तो आ जाता है 315 डिग्री, जो कि तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा था डायग्राम बना के थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये एंगल कितना बन रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये। तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या होगा? रिजल्टेंट भी तो वही होगा जो बच रहा है। बाकी दोनों तो कैंसिल, इसका दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बच गया क्या? ये वेक्टर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू A हो जाएगा, जो कि है 100 यूनिट। और एंगल क्या है? अल्फा क्या है? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हो गया, काफी इजीली हो गया। अब यहाँ पे अगर जो कन्वेंशनल चीज है उसमें क्या करेंगे कि अब इसका तीनों का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, फिर तीनों का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा, फिर उसका एक्स और वाई कंपोनेंट को टेन इनवर्स एक्स वाई वाई बाय एक्स करेंगे तो उससे फिर एंगल आएगा। उतनी मजदूरी क्यों करें, डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये एंगल दोनों 180 ये है यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से इजीली हो सकता है ये। जिसमें कुछ उपाय नहीं लग सकता है उसको तो कॉल करना ही पड़ेगा, जो प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है वेक्टर ए जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप और बी है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसमें चार पार्ट है। ए पार्ट में बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप। और वेक्टर बी क्या है? 3। देखो इस तरह से लिखने से क्या होगा ना, जोड़ने में अपने को आसानी होगी। जब साथ वाले टर्म को एक साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले तो ए नंबर में अपने से पूछा है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये लगा देते हैं साइन। तो इसके लिए आ जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है आंसर 5। उसी तरह बी नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 5। सी नंबर में अपने से पूछा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी तो 3 प्लस 4 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 रूट 2। आंसर आ गया। अब पार्ट डी में है अपने पास a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी 4 से 3 गया तो क्या बच गया? आई कैप, और 3 से 4 गया तो माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2। ये हो गया आंसर। काफी इजी है वेक्टर, आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इमेज दे रखा है जो कि फिगर 2e1 है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 वेक्टर है, तीनों का फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स एंड द एंगल विद द एक्स एक्सिस। मतलब इसका रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट पूछा है, एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस पूछा है। रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OA, BC एंड D दिया हुआ है। तो मतलब ये तीनों वेक्टर है, इसका निकालना है अपने को। तो ठीक है भैया, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तीनों वेक्टर का क्या करेंगे हम लोग? एक्स एंड वाई कंपोनेंट लिख लेंगे। तो OA का सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो OA का एक्स, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट देखते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? OA का मैग्नीट्यूड क्या है? 2, और एक्स कंपोनेंट के लिए ये थीटा दिया हुआ है, तो 2 cos 30 डिग्री
तो cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हम लिख देते हैं √3। उसके बाद सी बी का x कंपोनेंट क्या आएगा 1.5, और यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे लेने में क्या लोग करते हैं cos थीटा, तो ये 60 डिग्री हो गया। अरे बुर्बक, ये इधर साइड है अपना एंगल, तो x एक्सिस, ये इधर डायरेक्शन x एक्सिस का, तो एंगल अपने को ये वाला लेना होगा। तो ये एंगल कितना है 180 में से 60 घटा देंगे तो आ गया अपने पास 120 डिग्री। तो 1.5 cos 120 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड यहाँ, ये एंगल का वैल्यू का ये ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, आप भी कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स है, फटाफट जब तेजी में करते हैं एग्जाम में दिमाग वैसे ही हाइपर हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो दिखा फटाक से एंगल 60, फटाक से रख दिया यहाँ 60 हो जाएगा हाफ, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं 0.75 माइनस में आएगा, वहाँ पे नहीं तो क्या आ जाता प्लस में आ जाता, तो दुनिया ही बदल जाती, जज्बात बदल जाते। और क्या हो गया अब डी का एक्स कंपोनेंट तो सिंपल है, वो 90 डिग्री पे है, तो एक्स कंपोनेंट तो उसका 0 ही होगा। अब हो गई एक्स कंपोनेंट की बात, अब हम लोग बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। तो सबसे पहले ओ ए का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, मतलब क्या हो गया 1 हो गया। और फिर बी सी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1.5 sin 120 डिग्री इक्वल्स टू 1.3। और फिर डी ई का y कंपोनेंट, तो d तो y के अलोंग ही है, तो इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आर एक्स क्या आ जाएगा, आर एक्स आ जाएगा अपने पास, जो एक्स कंपोनेंट्स में था उसको ऐड कर देंगे, तो √3 प्लस 0.75, और ये 0.75 क्या माइनस में है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास 0.98, मतलब √3 क्या होता है वो 1.732 होता है, तो इससे ये माइनस होगा 0.75, 0.98 आ जाएगा। उसी तरह से आर वाई क्या होगा, ये तीनों को ऐड करेंगे, तो 1 2 3.3 आ गया, ये तो डायरेक्ट ही है 1 प्लस आर वाई। हाँ यहाँ पे देखो गलत क्या कर रहे थे, ये डायरेक्शन इसका नीचे है, तो ये -1 होगा। तो वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाई कंपोनेंट के लिए क्या लेते हैं डायरेक्शन नीचे की ओर, तो माइनस हो जाएगा, तो 2 क्या हो रहा है, तो 1 प्लस 1.3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, तो ये हो गया। और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू आर वाई बाय आर एक्स, जो कि आ जाएगा अपने पास 1.3 डिवाइड बाय 0.98 इक्वल्स टू 1.32। सो अल्फा इक्वल्स टू 10 यूनिवर्स 1.32, ये हो जाएगा अपना आंसर। और आर एक्स और आर वाई ये तो वैल्यू था ही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अपने पास 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट respectively. What would be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? यहाँ पे देखो, एक तो आप डायरेक्ट भी डायग्राम से समझ के बना सकते हो, मतलब एक वेक्टर दे रखा है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है जो कि 3 यूनिट का है, और एक वेक्टर ये है बी जो कि 4 यूनिट का है। तो अपने से क्या पूछा है, दोनों के बीच में कितना एंगल रखेंगे मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट देख सकते हो कि ये 3 है, और ये 3 को अगर ये अगर 4 है और 3 इससे माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। बट एक अच्छा प्रोसेस है जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ए इक्वल्स टू 3 है एंड बी इक्वल्स टू 4 यूनिट है,
तो आर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं। वैल्यू क्या दे रखा है, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। तो ये क्या सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है, 25 प्लस 24 cos थीटा। अब जो भी दे रखा है उसका वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे। तो ए नंबर में क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू इस वैल्यू को पुट कर देंगे, रूट अंडर 25 प्लस 24 cos थीटा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा और ये +1 है तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल है, समझ में आ रहा है, कोई घबराने की बात तो है ही नहीं। अब दूसरा नंबर में आर क्या दे रखा है, आर हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 इक्वल्स टू ये वैल्यू पुट कर देंगे, 25 प्लस 24 cos थीटा। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो 25 कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 इधर जाएगा माइनस तो 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। नाउ सी पार्ट में क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। 7 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 प्लस 24 cos थीटा करेंगे, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 इधर गया तो 49 से 25 माइनस होगा तो 24 बचेगा। तो 24 और यहाँ 24 है तो 1 हो जाएगा तो ये 1 हो गया। तो यह थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। समझ में आ गया, ये हो गया अपना आंसर। काफ़ी इजी है, बस ये चीज़, ये पैटर्न, इस फॉर्मूला को रख के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे आप रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि दे रखा है एक स्पाई है जो कि एक सस्पेक्टेड कार को फॉलो करता है। अब फॉलो करके वो बताता है कि वो जो कार है किस तरह से मूव किया है, उसको बताता है वो। तो सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव 2 किलोमीटर ईस्ट में गया वो कार, पहले ही पूरब दिशा में 2 किलोमीटर, फिर परपेंडिकुलर टू लेफ्ट टर्न, मतलब मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, मतलब सीधा जा रहा था। ये देखो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये जा रहा था पूरब की ओर, अब यहाँ से ये लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट क्या हो गया, आप इधर घूम जाओ तो लेफ्ट मतलब हो गया नॉर्थ, ये किधर जा रहा है तो लेफ्ट मतलब नॉर्थ हो गया। तो ये सीधा नॉर्थ की ओर बढ़ाएंगे हम, ये इधर गया फिर 500 मीटर तो मतलब 0.5 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर। और फिर उसके बाद ये राइट टर्न ले रहा है, मतलब ये राइट लिया मतलब फिर से ईस्ट की ओर हो गया और ईस्ट की ओर जाता है ये फिर 4 किलोमीटर। तो अपने से क्या पूछा है इसने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम सेपरेशन होगा वो होगा। तो उसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये हो गया मिनिमम सेपरेशन। अब यहाँ से ये हम बढ़ा के मिला लेंगे तो ये एक बन जाएगा सुंदर सा ट्रायंगल। तो ये क्या है, 0.5 किलोमीटर है और ये क्या है, यहाँ से यहाँ है 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट 6 किलोमीटर और 0.5। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम नाम इसका रख देते हैं ए बी सी डी
और ई। तो अपने को निकालना है AD। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस 0.5 j कैप। ये पूरा किलोमीटर में है। तो इसको हम जब लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें AD का, तो हो जाएगा रूट अंडर आई कैप में क्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, जो कि आ जाता है 6.02 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर। और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5 डिवाइड बाय 6, तो tan इनवर्स 1/12। ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एक कैरम बोर्ड है जो कि 4x4 फीट का है। कैरम बोर्ड क्या स्क्वायर होता है? हाँ, स्क्वायर ही होता है। तो हम इसको पहले डायग्राम बना के समझते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो भैया ये हो गया एक अपना सुंदर सा, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये सीधा है। ये हो गया अपना कैरम बोर्ड। ये इस तरह से होता है कैरम बोर्ड, 4x4 का है। तो बोल रहा है जो है क्वीन जो है वो है सेंटर पे। तो ठीक है भैया, ये है क्वीन सेंटर पे है। द क्वीन हिट बाय द स्टाइगर मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। मतलब यहाँ से स्ट्राइकर को मैंने मारा, यहाँ से सीधा गया, यहाँ से जाके इस पे टकराया, तो ये क्वीन कुछ इस तरह से मूव करी है और यहाँ से लग के ये सीधा जाके होल में गिर जाती है। तो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रंट एज। तो यहाँ से अपने को पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रंट एज से, यहाँ से कितना डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये लाइन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, जो कि अपने को काफ़ी आसान कर देगा सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो ये कुछ इस तरह से बना लेंगे हम लोग, और ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है। चूँकि 4 फीट का है तो ये 2 फीट हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये A है, ये है B, ये पॉइंट, ये है C, और ये है, चलो इसको मान लेते हैं D, ये वाले पॉइंट को, और इस वाले को मान लेते हैं E। तो सबसे पहले अपने से पूछा है क्या, सबसे पहले हम लोग को x निकालना है। x निकाल लेंगे अगर तो काम आसान हो जाएगा। तो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं ABC, तो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। एंड ट्रायंगल CDE, दोनों से कंपेयर करेंगे अगर हम, तो इसका साइड डिवाइड बाय इसका, ये साइड, और ये डिवाइड बाय पूरा बराबर होना चाहिए, मतलब CD डिवाइड बाय BC इक्वल्स टू क्या होगा, D डिवाइड बाय AB। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ये, आप लोग को पता होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 इक्वल्स टू 2 - x, d क्या है 2 - x है, डिवाइड बाय AB क्या है, AB x है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है x इक्वल्स टू 2/3 फीट। अब x निकल गया तो काम ही खत्म हो गया, ये डिस्टेंस पता चल गया, 2 - x कर देंगे, और ये डिस्टेंस तो पता ही है 4 फीट है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकाल भी लेते हैं, इसी क्या बात है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए नंबर में दे रखा है अपने को फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, मतलब सेंटर से फ्रंट एज क्या है, फ्रंट एज ये है, सेंटर ये है, तो AC पूछा है। तो AC के लिए क्या कर सकते हैं,
ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 4 का हाफ है 2 है, तो 2 स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 2/3 पुट कर दो तो 2/3 रूट 10 आ जाएगा, इतना फीट हो जाएगा ए सी। ये कहाँ से आया बता देता हूँ, 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, और इसको सिंप्लीफाई करने पे 3 को बाहर ले आते हैं हम लोग, और 9 इंटू 4 36, और प्लस 4 40 हो गया, तो 10 इंटू 4, तो 4 का हो गया 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 रूट 10 आ गया। सिंपल मैथ है, आता होगा, सबको आता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब फ्रंट एज टू होल मतलब सीई, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा सीई, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी डी क्या है, सी और डी है 4 का स्क्वायर प्लस डी क्या है 2 माइनस 2/3, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 4/3 रूट 10 फीट में है। और सी नंबर में अपने से पूछा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, तो सेंटर ऑफ द होल से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला दूरी, ये अपने से पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर हम इसे स्क्वायर की बात करें तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ है, ये स्क्वायर है ये, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है और ये डायगोनल का हाफ है, ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, ये वो मैंने उसमें क्या ले लिया था, ये मिट जाओ, ये मिट जाओ, ये डिस्टेंस अपने से पूछा है, तो ए ही हो जाएगा, डायगोनल होता है क्या है ए रूट 2 मतलब डी रूट 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 4 है तो 4 का आधा 2, तो 2 रूट 2 फीट हो गया, सीधा सीधा आ गया अपना आंसर। ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 फीट इंटू 4 फीट बेड है, 7 फीट और 4 फीट का बेड है, और उसका मॉस्किटो नेट का हाइट है 3 फीट। The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite side upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Taking the hole at the origin, the length of the bed as x-axis and तो प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, काफ़ी आसान हो जाएगा अपने लिए। जैसा कि मैंने बताया है आपको, डायग्राम तो अपने को बना ही लेने हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। चलो पहले मॉस्किटो नेट बना लेते हैं, फिर उसमें डायग्राम ऐड कर देंगे, एक्सिस तो आसान पड़ेगा। तो पहले कुछ इस तरह से ये है अपना मॉस्किटो नेट, 7 इंटू 4 इंटू 3 का है, तो कोई बात नहीं, 7 इंटू 4 इंटू 3 का बना लेंगे हम लोग। ये सुंदर सा मॉस्किटो नेट बन गया। मॉस्किटो नेट तो यूज करना बहुत ज़रूरी है, मच्छर तो खा जाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। ये है ओरिजिन o क्या हो गया 0 0 0, तो इसका अपोजिट डायगोनल जो होगा, अपोजिट डायगोनल क्या होगा, x y और z तीनों एक्सिस में थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 4 3। तो हम जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, तो r इक्वल्स टू लिख सकते हैं 7i कैप प्लस, चूंकि क्या होता है r इक्वल्स टू r2 माइनस r1 होता है, तो 7 माइनस 0 तो 7i कैप प्लस 4 माइनस 0 तो 4j कैप,
+3 - 0 तो 3 के कैप हो गया। तो पहले पूछा है अपने से मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा यहाँ पे, जब कोऑर्डिनेट 2 होता था एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे, यहाँ पे 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे, जो कि हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये इतना लंबा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास इक्वल्स टू, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा √74 फीट, फीट में दे रखा है। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। और पूछा है टेकिंग ओरिजिन और राइट द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा बी नंबर का ये आंसर इस तरह से हो जाएगा। एक्स वाई जेड, एक्स में ये वाई और ये जेड। काफ़ी इजी सवाल था, बस लंबा चौड़ा देख के लोग डर जाते हैं कि ओए राम पता नहीं क्या क्या दे रखा है, इसने इतनी गंदगी फैला रखी है। बट क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ और उसको जो भी सिंपल प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करो, आप अच्छे से आंसर सिंपली आ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सपोज ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। तो देखते हैं, पहले प्लॉट करते हैं हम। सिंपली मान लेते हैं कि ये है ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अपने से पूछा है वेक्टर व्हाट इज अ वेक्टर 3a, तो स्केलर किसी भी वेक्टर को अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है उतना टाइम्स, और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है अगर वो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ए नंबर में हो गया, पहले ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4.5 ईस्ट, तो 3a कैप क्या हो जाएगा 3 × 4.5 ईस्ट के तरफ ही होगा डायरेक्शन, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 13.5, सॉरी ये नॉर्थ ड्यू नॉर्थ दे रखा है, ईस्ट कहाँ से आ गया, तो ड्यू नॉर्थ दे रखा है तो नॉर्थ लिख लेंगे, इसमें क्या हो गई, तो ये इतना नॉर्थ है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो 13.5 नॉर्थ ही होगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बी नंबर में दे रखा है -4a, जब किसी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, इतना ही बात है। तो मतलब पहले अगर ये इस तरह से था, सॉरी मतलब ये नॉर्थ को ऊपर माना है मैंने, तो ये मान लो पहले ये था वेक्टर ए, तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा। अरे यार क्या, सीधा स्ट्रेट लाइन तो जाओ, ये वेक्टर कुछ, अरे किधर जा रहा है, चलो छोड़ो जाने दो, ये सीधा नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया 13.5। अब बी नंबर में बोल रहा है कि -4, तो माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा, तो 4 - 4 × 4.5 इक्वल्स टू हो जाता है -18 नॉर्थ, -18 नॉर्थ मतलब क्या हो गया 18 ड्यू साउथ, मतलब ये साउथ की तरफ में 18 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से अपना 10 क्वेश्चन का आज ये सीरीज वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला 11 to 20 या 25 रहेगा, तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग एससीबी का पूरा सोल्यूशन इस पर डालेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और भी काम रहते हैं, तो थोड़ा सा डेली एक वीडियो कोशिश करता हूँ डालने का, तो अपन देखते हैं आगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैथ के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उसमें चूज किया जाता है, उसको आप देखना। थैंक्स फॉर वाचिंग डॉक्टर बाबा जी, आपका अपना चैनल है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, डाउट आते हो अगर, तो उसको आप लोग कर सकते हो क्या, टेलीग्राम पे डॉक्टर बाबा जी सर्च करोगे, ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा।